नाजरीन आदाब, मैं हूं खान रिजवान, मेरे साथ हैं गुलाम नबी कुमार। आप देख रहे हैं GNK उर्दू। कलमकार से मुलाकात में आज हमारे साथ हैं उर्दू फिक्शन के मारूफ राइटर जनाब दीपक बुदकी साहब। दीपक बुदकी साहब, आपका GNK चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि अभी आपकी ताज़ा किताब लोहे हयात के नाम से आई है, जो आपकी सवाने हयात है, सवाने उम्री है। क्योंकि आपका ताल्लुक कश्मीर से है, इस वक्त आप दिल्ली में रहते हैं, कश्मीर से अभी सिलसिला आपका बाकी है, टूटा नहीं है। लिहाजा आपका जो गांव है, आपका जो वो कश्मीर का जहां आप पैदा हुए, जहां रहे, हमारे नाजरीन को उस ताल्लुक से बताते हुए आप अपने तालीमी कैरियर के ताल्लुक से भी कुछ बताइए। ऐसा है, मैं कश्मीर में ही मेरी पैदाइश हुई है। कश्मीर में एक जगह है, उसका नाम है वाजपुर। वाजपुर का जो असली रीज़न है, उसका नाम जो है वो है वाजा। वाजा मीन्स कुक, तबाख। तो वहाँ पे जो कश्मीर के जितने भी तबाख हैं वो हमारे इर्द गिर्द रहते थे। तो इसलिए आपने नाम सुना होगा, वाजवान कहते हैं बाहर, तो बड़ा मशहूर है। तो उसी हवाले से इसका नाम वाजपुर पड़ा है। वहाँ पे हमारी पैदाइश हुई और उसके साथ ही फिर वहीं पे नज़दीकी एक गानियाट मंज एक जगह है, जहाँ पे हमारी जबरी स्कूल हुआ करते थे। वहाँ पे मैंने पहली से 5वीं तक अपनी तालीम पाई है। ये जबरी स्कूल जो थे, ये महाराजा ऑफ कश्मीर जो था, उसने मुसलमानों में उन दिनों जो पढ़ाई थी वो बहुत कम थी, तालीम याफ्ता थे। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि एक जबरी तौर पे इनको स्कूल भेजा जाए, ताकि इनमें जो परसेंटेज ऑफ तालीम याफ्ता हो वो बढ़ जाए। तो इसलिए उसको जबरी स्कूल कहा जाता था। वहाँ पे कोई फीस वगैरह नहीं होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए हम कोई फीस वगैरह नहीं देते थे। तो 5वीं तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद हम गए नवाकदल स्कूल, हमदानिया स्कूल उसे कहते थे। 9वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की। 9वीं के बाद मैं वहाँ गया DAV हायर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ पे हमने 9, 10 और 11, जिसको हम हायर सेकेंडरी उन दिनों कहा करते थे, वहाँ से पास करके फिर SP कॉलेज चले गए। SP कॉलेज में मैंने BSc किया और BSc ऑनर्स किया रादर। और उसके बाद हम कश्मीर यूनिवर्सिटी चले गए। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने MSc बॉटनी किया और उसके बाद मैंने B.Ed किया GM कॉलेज से। तो B.Ed करके फिर हमने नौकरी का सिलसिला शुरू किया। अच्छा, आपने MSc की, फिर B.Ed किया, फिर आपने जॉब की शुरुआत की। हम ये जानना चाहते हैं कि फिलवक्त आप उर्दू फिक्शन के हवाले से जाने जाते हैं। कई किताबें आपकी आ चुकी हैं, मुझे लगता है निस्फ दर्जन किताबें आपकी आ चुकी हैं। तो ये जो MSc के बाद उर्दू से जो आपका रिश्ता है, जो ताल्लुक है, ये कब पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? दरअसल पहली से 5वीं तक कुछ उर्दू सीखी थी, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स उर्दू के होते हैं, हरूफ तहजीब, वो सीखे थे। मगर उर्दू के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं था। MSc में ऐसा हुआ कि मेरे एक कजिन की डेथ हो गई, तो मुझे अंदर कुछ फीलिंग सी आ गई कि मुझे लिखना है कुछ। और घर आके मैंने उसी रात को कुछ लिखने का तैयार कर लिया। कुछ लिखा, कुछ उर्दू में लिखा, कुछ हिंदी में लिखा, कुछ अंग्रेजी में लिखा। मगर एक ड्रामा भी लिखा बंधन के नाम से। मगर ऐसा लगा कि ये कुछ मिक्स सा हो गया है सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि उर्दू सीखनी चाहिए। वहाँ पे एक स्कूल थे जिसका नाम था कुछ ओरिएंटल स्कूल, वहाँ पे उर्दू सिखाते थे। अलीगढ़ में जो जामिया उर्दू अलीगढ़ है, उनकी वो एग्जामिनेशन पास करवाते थे। तो मैंने भी अदीब माहिर किया उन्हीं दिनों। और फिर MSc के दिनों में ही मैंने लिखना भी शुरू कर दिया। और मेरी पहली जो कहानी थी MSc में ही हुई 1970 में, उसका नाम था सलमा। वो कहानी छप गई थी अखबार ज़मींदार में। वो आरिफ साहब उन दिनों एडिटर थे उनके। अच्छा, आपने B.Ed का तज़किरा किया, MSc का जिक्र किया, अदीब माहिर और कामिल का जिक्र किया। कामिल नहीं, अदीब किया, माहिर किया आपने। वहाँ से उर्दू की आपकी शुरुआत हुई, उर्दू की शुद्ध शुरू हुई और फिर आप उर्दू में लिखने पढ़ने लगे। इस बीच में कहीं सिविल सर्विस का कहीं कोई तज़किरा नहीं? हाँ, सिविल सर्विसेज का ऐसा हुआ कि 5-6 साल के बाद जब मैंने तालीम कंप्लीट कर ली, उसके बाद मैं कश्मीर एम्पोरियम में नौकरी करता था 5 साल।
वहाँ पे एक J&K गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम है, वहाँ पे मैं नौकरी कर रहा था। उन्हीं दिनों मैंने 1975 में इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया, जिसको उन दिनों कहा जाता था IAS एंड अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन। वो पास करके, जिसे इस वक्त IAS कहा जाता है, इस वक्त इंडियन सिविल सर्विसेज शायद कहा जाता है या IAS कहा जाता है, जो भी कुछ भी कहिए, उसमें IAS भी है और सेंट्रल सर्विसेज भी है। जी। तो उसी में हमने एग्जामिनेशन दिया था और मेरा 5वें नंबर पे मेरा नंबर आया था, मगर मैंने इंडियन पोस्टल सर्विस को का पहला चॉइस दिया था, इसलिए मुझे इंडियन पोस्टल सर्विस में ही उन्होंने अलॉट कर दिया। और उसकी वजह से मैं सबसे मेरी पहली पोस्टिंग जो थी कश्मीर में ही हुई, एज सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस। इतने अहम ओहदे पर रहते हुए, इंडियन सर्विसेज क्वालिफाई करते हुए और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते हुए, उस वक्त पोस्टल डिपार्टमेंट का फंक्शन बहुत था, काम बहुत ज्यादा था, बहुत काम उसमें बिजी होते हुए ऑफिसर क्लास में आप थे, उस और टेंशन रहते होंगे, उसके बावजूद आपने उर्दू पढ़ने के लिए, उर्दू सीखने के लिए, उर्दू लिखने के लिए आपने कैसे वक्त निकाला? उर्दू तो खैर मैंने उससे पहले ही सीख ली थी, बिफोर कमिंग टू ये जो अपना इंडियन पोस्टल सर्विस में। मगर इंडियन पोस्टल सर्विस में जब 78 में मैं आया था, तो उसके बाद 1996 तक एक कलमी तातुल का शिकार हुआ मैं, क्योंकि मुझे कुछ, एक तो ये डर था कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट लिखता हूँ तो कहीं कल को मेरे पे कोई अताब नाजिल हो, तो इसलिए मैंने कोशिश की। और सेकेंडली फारूकी साहब को भी मैंने फारूकी साहब हमारे डायरेक्टर थे उन दिनों इंडियन पोस्टल सर्विस में ही, तो उनको भी दिखाया। उन्होंने कुछ ऐसा, मतलब ऐसी चुप्पी साधी कि मुझे लगा कि शायद मेरा जो मेयारी काम नहीं है, शायद मैं जो लिख रहा हूँ वो मेयारी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अब छोड़ो, क्या लिखना, अब अपनी नौकरी वोकरी के साथ ही। यहाँ तक कि 1980-82 में मैंने अपना सब कुछ जो था वो जला दिया, सब जला दिया। कुछ लिखा था, जो प्रिंट हुआ था, जो अखबारों में छपा था या जो मैगजीन में छपा था, वो सारा जला दिया था। फिर 1996 में फिर हालात कुछ ऐसे वापस वैसे ही हो गए कि मुझे फिर लिखने की एक अंदर से वो चेष्टा सी हो गई, तो फिर मैंने 1996 से रेगुलरली लिखना शुरू कर दिया। आप समझ लीजिए कि वो जैसे ब्राह्मणों में कहते हैं कि 2 जन्म होते हैं, एक तो जब पैदा होता है, एक जब यज्ञोपवीत डालते हैं, इसी तरह हमारा यज्ञोपवीत जो है 1996 में ही डाला गया। जी। अच्छा, आपने तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं, जी, तहकीकी मज़ामीन भी आपके शाया हो चुके हैं। तो मेरा सबसे पहले तो मैं अफसाने के साथ ही रहा। अफसाने मैंने काफी लिखे, आज तक तो 6 किताबें अफसानों की और एक किताब है मेरे अफसानचों की। तो ये किताबें शाया हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो मैं दिखा दूं ये किताब। जी, इसका नाम है अधूरे चेहरे। ये अफसानवी मजमुआ था। ये 1999 में पहली बार मंदिर आम पर आ गया। इसके 3 एडिशन आ चुके हैं आज तक। वेरी गुड, थैंक यू। ये सेकंड मेरा एडिशन है, सेकंड किताब है चिनार के पंजे। इसके भी 2 एडिशन आ चुके हैं। एक 2005 के करीब आया था और एक 2014 में आया था। और इसमें कश्मीर के हवाले से काफी सारे ये अफसाने हैं। अफसाने। ये तीसरा मजमुआ है। क्या ये जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा आदमी है, इसका नाम। इसमें काफी अफसाने हैं और इसमें भी 3-4 अफसाने बड़े इम्पोर्टेंट अहम अफसाने हैं हमारे, जो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा आदमी और घोंसला। बहुत ये शायर में एक मेरा गोशा छपा था, उसमें ये दोनों शामिल हुए थे। इसके बाद जो अफसाने के मजमुआ आया है वो है रेजा रेजा हयात। वो इसमें भी कुछ अफसाने हैं। एक अफसाना मौजू क्या है इसका मौजू भी कुछ ज्यादातर तो कश्मीर के साथ ही रहता है, मगर मेरे मौजूआत जो हैं एक तो कश्मीर के साथ, कश्मीर के हवाले से होते हैं और दूसरे इंसानी नफ्सियात के हवाले से और कुछ समाजी जो समाज की जिंदगी है उसके बारे में। हाँ, और कुछ जिनसियात के साथ भी ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू। ये है इसके बाद ये 5वीं किताब है शायद आपकी। हाँ जी, 5वीं। इसका नाम है रूह का करब। ये
ये इसके बाद रेज़ा रेज़ा हयात के बाद आया था, मेरे ख्याल में 2007 के करीब आया था। इनमें किस तरह के मसाइल का जिक्र किया है आपने? इसमें सारे ऑल इंडिया, क्योंकि मेरा तो ज्योग्राफिकली में बहुत मतलब आलमी मसाइल हैं जो? हाँ, आलमी मसाइल तो नहीं कहूँगा, कौमी मसाइल हैं। कौमी मसाइल हैं। हाँ, क्योंकि मैं इंडिया में बहुत जगहों पे मैंने नौकरी की है, और जैसे मेघालय है, यूपी है, अरुणाचल वगैरह है, तो वहाँ की जो कुछ जनरल मसाइल थे उनको आपने मसाइल थे कलमबंद किया है। और इसके बाद मेरी ये किताब आई थी छठी कहानियों की जो मजमुआ था, वो था अब मैं वहाँ नहीं रहता। इसमें अगेन अब मैं वहाँ नहीं रहता कश्मीर के हवाले से है कि कश्मीर में जो कश्मीरी मुहाजिर हैं उनका क्या हाल है, उनको क्यों हिजरत करनी पड़ी, और जो कश्मीर में रह रहे हैं उनका क्या हाल है। ये दोनों मैंने इसमें कंपेयर किए हैं। क्या आपने इस किताब में अपनी हिजरत का भी वाकया बयान किया है? हिजरत का वाकया तो मैंने कई अफसानों में किया है, मतलब बहुत सारे अफसानों में किया है, मगर इसमें जो कश्मीर के जो वहाँ रहते हैं कश्मीर में लोग, उनके साथ क्या हो रहा है, वो कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो मैंने इसमें आपने दर्ज किया। ये मेरा एक अफसानवी मजमुआ आया है, अफसानचों का मजमुआ आया है, मुट्ठी भर रेत। इसमें 110 अफसाने हैं, अफसानचे हैं हमारे। तो ये अलग से मैं समझता हूँ कि अफसाने नहीं है, अफसानचे हैं, इसलिए छोटे छोटे मिनी अफसाने जिसे हम कहते हैं, तो वो इसमें आते हैं। अच्छा, आजकल माइक्रो अफसाने का भी चलन ये वही हो गया। नहीं, माइक्रो तो खैर वो नाम बदलने वाली बात है, या तो अफसाने हैं या तो अफसानचे हैं, या तो कुछ लोग 2 लाइनों में 4 लाइनों में। अगर आप दिखाएंगे, मैं इसमें से एक अफसाना आपको सुना भी सकता हूँ अगर आप चाहें तो। अब ये देखिए, सच की तलाश। तुम समझते हो कि तुम्हारे हाथ में जो सहीफा है वो आखिरी सच है। जो आज की हमारी मौजूदा जिंदगी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर हिंदुस्तान में, वो ये है जो हमारे मजहबी क्लैशेस हो रहे हैं, जो खामखा में मजहब को बीच में लाया जा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि मजहब के बगैर कोई बात ही नहीं कर रहा है। उसके बारे में मैंने ये तीन सत्रों में मैंने एक कहानी लिखी है। तुम समझते हो कि तुम्हारे हाथ में जो सहीफा है वो आखिरी सच है। क्या? मैं समझता हूं कि मेरे मुसहिफ से बड़ा सच और कोई नहीं। क्या बात! तुम्हारे सच और मेरे सच के दरमियान कितना तजाद है। क्या बात! ये कहानी का उन्वान जो है, सच की तलाश। अच्छा, अभी कभी आपने ये कोशिश की कि ये चूंकि ये उर्दू में है, तो हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे कम ऐसे नॉन मुस्लिम हैं, मेरी 2 किताबें हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी हैं, और एक किताब अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुकी है। जो चिनार के पंजे है और जो अधूरे चेहरे है, वो पूरी की पूरी हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी है। उनकी भी मतलब ऑलरेडी पब्लिशर्स ने पब्लिश की है। इसके अलावा अभी रिसेंटली पिछले साल एक दोस्त है हमारे, जवाहरलाल भट्ट साहब, उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने अंग्रेजी में मेरी किताब पब्लिश करी है, जिसका नाम था, उन्होंने रखा है द एगनी ऑफ सोल। जो हमारी वो किताब है ना, रूह का कर्ब, इसी का उन्होंने अंग्रेजी नाम रखा है, द एगनी ऑफ सोल। नाजरीन, ये थे जनाब दीपक बुदकी साहब। इनकी निस्फ दर्जन से जायद अफसानवी मजमूए मंजर आम पे आ चुके हैं और काफ़ी मकबूल भी हुए हैं। आप एक बेहतर मुस्बत फिक्र के राइटर हैं कि आपने कश्मीर में आप पैदा हुए, कश्मीर के बाद इस वक्त आप दिल्ली में मुकीम हैं, और सिविल सर्विस में होते हुए आपने उर्दू से आपकी दिलचस्पी पैदा हुई, आपने उर्दू में कोर्स किया, और इस वक्त उर्दू में इनका लिखना पढ़ना, इनका ये एक अमल बन चुका है, और इस वक्त फुल टाइम राइटर के तौर पे उर्दू में लिख रहे हैं अफसाने। इसके अलावा भी हमने तनकीद तबसरे के हवाले, मैंने अभी तक कम से कम 250 अफसानों के 250 किताबों के तबसरे लिखे हैं, 250 से ज्यादा, और तकरीबन 75 तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं जो मेरी किताबों में शाया हो चुके हैं। मैं वो भी दिखा सकता हूँ आपको। ये पहला मेरा मजमुआ आया है तनकीदी मज़ामीन व तबसरों का, असरी तहरीरें। अच्छा, इसमें आपको सिर्फ असरी का लाहका मिलेगा, सब जगह साबिका मिलेगा,
तो इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ असली जो राइटर्स हैं, मैं गालिब और मंटू पे नहीं ज्यादा लिखता, मैं असली जो आजकल की जो राइटर्स हैं उनको मैं सामने लाता हूं, उनको एज अ फैसिलिटेटर में काम कर रहा हूं ताकि उनको लोग जाने, उन पे लिखी हुई आपकी तहरीरें, ये असली तहरीरें। इसके बाद मेरी दूसरी किताब आई थी असली शऊर। इसमें भी जो असली राइटर्स हैं, जो भी असली अफसाना निगार हैं या पोएट्स हैं या मान लीजिए तहकीक निगार है, उनकी सारी किताबें जो है उन पे मैंने तबसरे लिखे हैं और तनकीदी मज़ामीन भी हैं इसमें। तीसरी मेरी किताब आई थी असली तकाज़े। इसमें भी ऐसे ही है, तनकीदी मज़ामीन और तबसरे हैं। तबसरे। चौथी किताब इसी दौरान में आई है असली तनाज़र। इसमें भी यही तनकीदी मज़ामीन और तबसरे। इस वक्त कैसे आजकल मंजरनामा है। जी हाँ। इसके अलावा एक रिसेंटली हाल ही में आई है असली नकुश। हाँ, इसमें भी असली जो राइटर्स हैं उनके जो तहकीकी तनकीदी मज़ामीन हैं और जो उनके किताबें हैं और जो उनके तबसरे हैं उन पे लिखी हुई। इनके अलावा भी 2 किताबें आई हैं मगर मेरे पास अभी वो पहुंची नहीं, हालांकि वो रिलीज हो गई हैं कश्मीर में। उसका नाम है एक जम्मू व कश्मीर में असली अदब, जम्मू व कश्मीर में उर्दू का असली अदब, और दूसरा है अदबी मबाहिसे। सिर्फ अदबी मबाहिसे एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने मशाइर अदब जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे सुरेंद्र प्रकाश है, मंटू है, इस्मत है, उन पे कुछ मज़ामीन लिखे। अदब समाज का आईना होता है और अदीब उस आईने को समाज के सामने रूबरू कराता है। आपकी हैसियत एक अदीब की है, फिक्शन राइटर की है। आप जो समाज में जिन चीज़ों को देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको कलमबंद कर देते हैं ताकि दूसरे लोग जो उसकी तह तक नहीं पहुँचे वो पहुँचे, समझें और समाज एक अच्छा समाज हमारा डेवलप हो। इस वक्त आपका ताल्लुक कश्मीर से है, आपने कश्मीर छोड़ा नहीं है, आपको मुहाजिर नहीं कहा जा सकता। नहीं, मैं मुहाजिर तो हुई नहीं, क्योंकि मैं जब हिजरत हुई 1990 में, जब हमारी बरादरी के लोग कम से कम मतलब 3-3.5 लाख करीब लोग थे जो वहां से हिजरत कर गए, मगर मैं वहां पे नौकरी कर रहा था उस टाइम। मैं वहां उन दिनों डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज था 1990 में, 92 में वहीं पे रहा मैं, और उसके बाद भी मैं 95 में फिर चला गया वहां पे, 95 to 97, 98, फिर 2000 में मैं 2000 से 2005 से 2009 तक फिर चला गया। मैं अपनी नौकरी वहीं करता रहा और कश्मीर से मेरा ताल्लुक बना रहा, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाता था मैं, वहाँ पे कोई लेक्चर वगैरह देना होता था या कोई सिम्पोजियम वगैरह होता था, उसमें पार्ट लेता था। मैं जानना असल में ये चाह रहा था कि आपके आबाओ अजदाद कश्मीरी पंडित हैं। जी हाँ। आपके रिश्तेदार आज भी वहाँ होंगे? नहीं, अभी तो कोई नहीं। अभी वहाँ कोई नहीं, सारे लोग पलायन करके अपनी अपनी जगह, आप यहाँ आ गए, कुछ लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे जा चुके होंगे। बिलखुसूस कश्मीर से पंडितों ने हिजरत की। हम ये नहीं जानना चाहते कि वो किस पोजीशन में उन्होंने, किस सिचुएशन में उन्होंने हिजरत की, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि एक हिजरत की एक बड़ा मसाला था, एक अलमिया है। आपने उन अलमिये को, चूंकि आप खुद भी पंडित हैं, आप पे बीती है, तो उस अलमिये को आपने अपने किस अफसाने में और किस तरह से पेश करने की कोशिश की है? एक तो मैं ये बताऊं कि ये हिजरत क्यों हुई। ये कश्मीरी पंडित जो हैं बेसिकली ब्राह्मण हैं, और हमें लड़ाई झगड़े से हम दूर रहते हैं, क्योंकि हमें कोई जैसे क्षत्रिय हैं, क्योंकि हिंदू सोसाइटी जो है ये जिसको कहते हैं सेक्शनल सोसाइटी है, इसमें किसी का काम पढ़ाई लिखाई है, किसी का काम फौजी है, किसी का काम किसान का है। तो ब्राह्मणों में ये है कि भाई इनको सिर्फ पढ़ाई लिखाई के साथ काम है, इसलिए हम लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं थे जो कश्मीर में माहौल पैदा हुआ वो मिलिटेंसी का। इसलिए हमारे लिए ये जरूरी बना वहां की जान बची लाखों पाए। सब के सब वहां से भाग गए, और इस भागने में उनको ये कभी नहीं सोचा उन्होंने कि बाद में क्या होगा। मगर आप यकीन मानिए कि वो सोच रहे थे कि शायद ये मतलब थोड़े दिनों का ये मसला है और ये हल हो जाएगा और फिर हम वापस आ जाएंगे। ये था। मैंने जो कहानियां इस पे लिखी है, जैसे मैंने घोंसला लिखी है। अब घोंसले में मैंने दिखाया है कि एक घोंसला
मेरे साथ ऑफिस में बना हुआ है और उस घोंसले की मैं तबाही का कारण बन जाता हूं, क्योंकि मुझे वहां पे जो बीट वगैरह परिंदे करते हैं, जो कबूतर हैं वो, तो वो चिड़िया के जो बीट वगैरह गिरी थी या घास तो फूस वगैरह, तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं इसको डिस्ट्रॉय करवा देता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि इसको तोड़ दो, मगर वो जो क्लास 4 है वो मानता नहीं। फिर मैं खुद ही उठा के घोंसले को उठा के बाहर फेंक देता हूँ। ये घोंसला मैंने मान लो महात्मा गांधी के फोटोग्राफ के पीछे रखा, जो अफसाने में महात्मा। अब इसकी सिंबॉलिक जो वैल्यू है, जो महात्मा गांधी का फोटो है वो महात्मा गांधी है और उसके पीछे है हिंदुस्तान, और ये घोंसला जो हिंदुस्तान का एक सिंबल बना है, एक इस्तिहारा बना है। और इसको जब मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूं, उस डिस्ट्रक्शन के बाद मुझे फीलिंग हो जाती है कि मेरे और एक मिलिटेंट, मेरे और एक दहशतगर्द में क्या फर्क है। मैं निहत्था था, उसके हाथ में गन था, उसने मुझे घर से बेघर कर दिया। ये चिड़िया निहत्थी थी और मेरे हाथ में ताकत थी, मैंने इसको बेघर कर दिया। तो इंसानी जो खिसलत है, इंसान में जो जिबली ये है, मजबूरी है कि साहब ये जिसके हाथ में पावर होता है वो दूसरे का घर उजाड़ देता है, उसको इस कहानी में मैंने दिखा दिया घोंसला, और ये बहुत मकबूल आम हुई ये कहानी। अच्छा, जी हमारे नाजरीन को ये भी बताइए आप कि आप लेफ्टिनेंट कर्नल के हैसियत से भी आपने काम किया, आप बहैसियत सहाफ़ी कश्मीर में आपने 1-2 साल काम किया, अखबार भी निकाले आपने। आपकी कुछ तहरीरों में हमें ऐसा झलकता है कि अगेंस्ट इंडिया या फिर हुकूमत के खिलाफ कुछ चीजें हैं, सख्त तहरीरें हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट। जी जी। ऐसा था कि मैं चुनाचे बचपन से ही मैं गुर्बत के साथ मैंने काफी झेला है गुर्बत को, और ये मालूम है कि करप्शन है, रिश्वतखोरी जिसे कहेंगे, या ऐसे कुंभा परस्ती है, अपने किसी बंदे को लगा दिया नौकरी और हम देखते रह गए। ये सब चीजें मेरी आंखों के सामने होती रही। मेडिकल की सीट नहीं मिली, उसके बाद नौकरी नहीं मिली, तो इन सब चीजों को मैं अपनी तहरीरों में लिखता था। मगर जब मुझे ये आईपीएस की नौकरी मिल गई तो मुझे फील हो गया कि शायद ये लिखना जायज नहीं है, और शायद इससे हो सकता है कि हुकूमत का अताब मुझे झेलना पड़े, इसलिए मैंने बंद कर दिया लिखना। वरना मेरे 1 साल भर के करीब मैंने एक अखबार के साथ भी मैं एसोसिएटेड रहा, उकाब अखबार है, अभी डेली चल रहा है, उन दिनों हमारा हफ्तावार चल रहा था। तो उसमें मैं काफी एंटी एस्टैब्लिशमेंट लिखता था, शायद क्योंकि वो ज्यादा हमारी सरपरस्ती जो थी, इस अखबार की जो सरपरस्ती थी वो मौलवी फारूक साहब करते थे, इसलिए शेख साहब के अगेंस्ट काफी लिखा था मैंने। उसमें एक मजमून हमारा सीआईडी ने होम मिनिस्ट्री तक भेज दिया था कि भाई इसमें देख लो, मगर अंदर कुछ लिखा नहीं होता था, अंदर सिर्फ यही लिखा होता था कि भाई ये गलत सिस्टम है, ये गलत चीजें हैं, इनका तदारक करना गवर्नमेंट का काम है। तो ऐसा कुछ नहीं लगता था जिसको हम बगावत कहेंगे या जिसको हम सेडिशन कहेंगे। तो वो सब चीजें वहां देख के फिर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, मगर मैंने फिर एहतियातन मैंने इसे किनारा कर लिया। इस वक्त आपकी सर्विस मुकम्मल हो चुकी है, आप रिटायर्ड हैं, आप आराम से घर पे। आपने बीच में एक मेरी आर्मी के बारे में भी कहा था। 1979 में, जब मैं 78 में मैंने नौकरी शुरू की थी, मतलब 76 में नौकरी शुरू की थी, प्रोबेशन 1-2 साल का होता है। उसके बाद मैंने 78 में नौकरी श्रीनगर में ही सीनियर सुपरिटेंडेंट की शुरू की थी। 1 साल के बाद मुझे आर्मी में जाने का मौका मिल गया। आर्मी में हमारी आर्मी पोस्टल सर्विस होती है, तो वहां पे हम डिप्यूटेशन पे जाते हैं। तो मैं बहैसियत कैप्टन चला गया, और 8-9 साल के बाद मैं वापस आ गया 1988 में एज लेफ्टिनेंट कर्नल। तो एक्चुअली मैं वहाँ रहता बहुत देर, मगर मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी 1986 में, इसलिए मुझे वापस श्रीनगर जाना पड़ा। और क्योंकि आर्मी मौका नहीं मिला नौकरी करने के लिए, मतलब उन्होंने श्रीनगर की पोस्टिंग नहीं मानी, इसलिए मैंने कहा मैं सिविल में वापस जाऊंगा। तो 1988 में वापस एज डायरेक्टर पोस्टल सर्विस चला गया, फिर वापस आ गया। अच्छा, इस वक्त आप आज़ाद हैं। हाँ जी। इस वक्त
आपको कोई खौफ, कोई खतरा कुछ नहीं है, नहीं। नौकरी का मसला नहीं है, अब तो आजाद होकर लिख मैं तो सकते हैं आप। खुल के लिखता हूँ। मैं तो खुल लिख के रहे हैं आप। हाँ जी, मैं तो खुल अच्छा, आप मैंने कई कहानियां लिखी है, जैसे वो रूह का करब है, और दूसरी टुकड़ू में पली जिंदगी, कुछ ऐसा है। उसमें मैंने दिखाया है कि एक में दिखाया है कि कैसे जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हैं, उनमें से कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हेल्प कर रहे हैं लोगों को पढ़ने में। मतलब उनकी जो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स हैं वो इतने हेल्पफुल हैं, मगर उनका दूसरा रवैया भी है कि उनको कन्वर्शन का कन्वर्ट हो जाओ। और यहाँ तक कि मैंने 2 गज जमीन एक कहानी लिखी है, जिसमें मैंने दिखाया कि क्रिश्चियंस में भी कैसे फिरका परस्ती है, कैसे जैसे नेपाली एक हमारी एक फ्रेंड थी, उनको पिताजी की डेथ हो गई शिलोंग में, क्रिश्चियन बने, पिताजी क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए थे, मगर खासी क्रिश्चियंस ने उसको वहां कब्र के लिए जगह नहीं दी, उन बेचारों को गुवाहाटी आना पड़ा। तो उस पे मैंने कहानी लिखी है 2 गज जमीन। तो ये सब चीजें जो हम अपने आंखों से देखते रहे, वो सब हमने लिखा। अच्छा, आप लोग वहां से यानी बिलखुसूस कश्मीरी पंडित जो थे वो कश्मीर से आ गए वापस? हाँ जी, वापस नहीं आए, कश्मीर को छोड़ दिया हाँ। उन्होंने, हिजरत कर गए, वो पलायन करके चले गए। लेकिन बाकी जो और कम्युनिटी के जो लोग वहाँ हैं, जो मसाइल उनके साथ हैं, उनका क्या हो? उस ताल्लुक से हमें सोचना चाहिए। मसाइल बहुत हैं उनके पास, मगर क्या है कि वो खुद इन ऐसे झगड़े हुए हैं जिसको कहते हैं ऑक्टोपस तो देखा होगा, उसकी जकड़ में जब आता है आदमी, अब पता नहीं चलता कि मैं कहां से निकल पाऊं। कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे निकलें। एक तरफ से मजहबी जुनून है, दूसरी तरफ से मिलिटेंट्स का दबदबा है, और तीसरी तरफ से गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ लड़े, मिलिटेंट्स के साथ लड़े, मिलिटेंट्स के साथ अगर लड़ते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी सारे आवाम को, ये पॉसिबल तो है नहीं। तो उन बेचारों के लिए बहुत मुश्किल है ये करना कि भाई किस तरफ जाएं। इसलिए क्या होता है जनरली ऐसी जगहों में, जैसे पंजाब में जब सिख प्रॉब्लम हुई थी, वहां भी यही हुआ था। जहां का पलड़ा बारी होता है वहां की तरफ आवाम जाती है, क्योंकि उन बेचारों के पास तो और कोई कुछ करने को होता नहीं, उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती। तो इसी तरह इस वक्त कश्मीर में भी यही हालत है कि जहां की तरफ पलड़ा बारी हो जाता है लोग वहां की तरफ चले जाते हैं। मगर हाल ही में जो वहां पे माहौल शुरू हुआ है वो कुछ मुझे लगता है कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, जो शायद जिसका मैं समझता हूं कि कहीं बुरा नतीजा न निकल जाए। उस पर कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को नजर रखनी चाहिए। अच्छा, कश्मीर का जो अदबी मंजरनामा है, एक से एक बड़े से बड़े अदीब पैदा हुए और अदब के हवाले से काफ़ी ज़रखेज़ ज़मीन है वो, आपने काफ़ी वक्त वहाँ गुजारा है। गैर मुस्लिमों को जो अदबी मंजरनामा है उस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? ये कश्मीर से ही ताल्लुक, मैंने जो एक किताब लिखी है, तहकीकी किताब है मेरी, उर्दू के गैर मुस्लिम अफसाना निगार, ये सारे इंडिया के बारे में है, ये सिर्फ कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान। प्रेमचंद से लेकर के आज तक जितने भी उर्दू के गैर मुस्लिम अफसाना निगार हुए, मैंने कोशिश की है उन सब के नाम, उनके कवाइफ, जो जिंदगी के उनके कवाइफ है, और उनकी जो किताबें हैं उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, और उसके साथ जो लोगों ने उनकी किताबों पे या उनकी तहरीरों पे कुछ राय दी है, अपनी राय दी है, वो ये सब मिला के मैंने हर एक का इंट्रोडक्शन किया है, तारुफ कराया है। और इसमें मैं इसकी किताब इतनी पॉपुलर हो गई कि 2-3 साल में ही ये बिक गई, और अभी मैं दूसरा एडिशन भी इसका निकलवा रहा हूँ, जिसमें पहले में का जो हुजुम था वो 288 पेज था, अभी जो नेक्स्ट आ रही है वो 350 पेज का है, इतने और नाम बढ़ गए। तो क्योंकि ये चीज ऐसी तहरीक की तो ऐसी चीज है, इसका कोई अंत नहीं होता। तो इसी तरह से कश्मीर में जो हमारे राइटर्स थे, जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर के गैर मुस्लिम, कश्मीर कहा जाता है कि कश्मीर के जो राइटर्स हैं, कश्मीरी पंडित और कायस्थ, कश्मीरी पंडित और कायस्थ जो है जी, वो नाजरीन ये है वो दीपक बुत्की साहब की गैर मुस्लिम अफसाना निगार,
जो गैर मुस्लिम जो राइटर्स हैं, जो फिक्शन निगार हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिन्होंने फिक्शन पे काम किया है, उस पे आपकी खूबसूरत बेहद अहम किताब है जिसके 3 एडिशंस आ चुके हैं। दूसरी एडिशन आने वाली है। पहला एडिशन खत्म हो गया है, दूसरी एडिशन आ रही है। उस एडिशन में मजीद वो लोग जो छूट गए हैं, रह गए हैं, उनका इजाफा इसमें होगा। इसमें जो मैं आपसे कह रहा था कि उर्दू में कायस्थ और कश्मीरी पंडित, पोइट्री एज वेल एज प्रोज, पोइट्री में भी और मतलब नज़म निगारी में भी और अफसाना निगारी में भी और फिक्शन निगारी में भी बहुत इनका योगदान रहा है। अब आप देख लीजिए रतननाथ सरशार, दयाशंकर नसीम, वो सुदर्शन पंडित, ऐसे बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे जो कश्मीरी पंडित हैं, या फिर प्रेमचंद और ऐसे ही लोग जो कायस्थ थे। तो ये हमने कोशिश की है कि इनका इस किताब। अच्छा, उस वक्त बहुत सारे लोग इस उर्दू में, बिलखुसूस उर्दू में अफसाने लिख रहे थे, शायरी कर रहे थे, तहकीक और तनकीद से भी उनका रिश्ता रहा, वाबस्तगी रही उनकी। इस वक्त अगर हम पूरे हिंदुस्तान पर नज़र डालें तो उर्दू अदब में जो गैर मुस्लिम जो हिंदू राइटर्स हैं वो बहुत खाल खाल ही नज़र आएंगे। ऐसा आखिर क्या है, वजह है कि उर्दू से उनकी निस्बत कमज़ोर हो गई, या ये ताल्लुक सिलसिला टूट गया? क्या वो सियासत के शिकार हो गए, या खुद दिलचस्पी खत्म होती जा रही है? 1947 का जो तकसीम वतन हुआ उसने बहुत बड़ा मैं समझता हूँ नुकसान उर्दू को पहुंचा है। हालांकि डॉक्टर अब्दुल हक ने कहा कि पाकिस्तान इसलिए बना, पाकिस्तान उर्दू की वजह से बना, मगर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान उर्दू की वजह से बना। पाकिस्तान की वजह से बना। पाकिस्तान का नारा लग गया तो संभव पाकिस्तान बन गया। उर्दू जो थी वो हमारी कॉमन तहजीब थी, बिल्कुल, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब का एक इस्तिआरा था। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि ये जुबान पॉलिटिक्स, सियासत के हथे चढ़ गई, और इसलिए मैंने ये चाहूंगा कि मैं वो पढ़ लूं। ये नीचे सेकंड किताब दे दीजिए। ये, हाँ, ये मैंने इसमें लिखा भी है एक जगह। ये देख, खास तौर पर उर्दू जबान ने तो मुल्क में तहलका मचाया था। एक तरफ इनकलाब के नारे बुलंद हो रहे थे और दूसरी तरफ दहकान मैदान अमल में सीना सिपर था। उधर जोश और साहिर दिलों को गरमा रहे थे, इधर मिराजी, अख्तरुल ईमान और राशिद अपनी ही तलाश में गुम थे। एक समत प्रेमचंद, मंटू और बेदी हम असर जिंदगी की नकाब कुशाई कर रहे थे, तो दूसरी समत इस्मत और कुरतुल हैदर मर्दों से पंजा लड़ा रहे थे। आजादी के बाद ये सारी आवाजें आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ गई, एक एक करके गुम होती गई। उर्दू जबान सियासतकारी के हत्थे चढ़ गई, न हिंदुस्तान की रही न पाकिस्तान की। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ चंद एक मुस्लिम घरानों की लोंडी बनकर रह गई है और वहां रेडियो और टेलीविजन की दास्तां। क्या सच्ची तहरीर है। हाँ, एक अलमिया है, अलमिया है उर्दू के लिए। और जब तक हम कुछ खुद से ना कर पाए इसके लिए, इसका रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं समझता हूँ कि बहुत काम हो रहा है इस हिसाब से, कई उर्दू एकेडमियाँ या बोर्ड वगैरह हैं कर रहे हैं, और रिसर्च भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, और काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं, मगर बहुत कुछ करना बाकी। अच्छा, आप चूंकि आपका ताल्लुक बार बार जिक्र होगा कि आपका ताल्लुक कश्मीर से रहा है, आपने सिविल में आपने जॉब की है, हुकूमत की सबसे अहम जॉब आपने की है, और वाबस्तगी अदब से भी रही है। लेकिन आपने सोचा होगा, गौर किया होगा इस ताल्लुक से कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, सूबे हैं, वहाँ उर्दू एकेडमियाँ कायम हैं। उनका मकसद उर्दू की तरवीज और इशाअत होता है, सियासत से उनका लेना देना नहीं होता। अब जैसे आप बिहार में आइए, बिहार सियासत से तो लेना देना है उनका भी। अच्छा, खैर है, मान लेते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि बिहार उर्दू एकेडमी, दिल्ली उर्दू एकेडमी, यूपी उर्दू एकेडमी, ये वो एकेडमियाँ हैं जो साल भर सरगर्म अमल रहती हैं। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी, आपकी जयपुर
बदकिस्मती इनकी पंजाब यही है कि वो लोग ऐसे चीजों की सरपरस्ती कर रहे हैं। नहीं, हम दूसरी चीज पूछना चाह रहे हैं कि ये तमाम एकेडमीज कायम हैं उर्दू की इशाअत के लिए, इनके पैरेलल हिंदी एकेडमी, पंजाबी एकेडमी, सिंधी एकेडमियां, ये लोग अपने अपने जबान को प्रमोट करने के लिए वो भी कायम हैं, लेकिन कश्मीर में कोई एकेडमी नहीं है। कश्मीर में जबकि कश्मीर की जबान उर्दू जबान है। नहीं, कश्मीर में है एकेडमी जिसको हम बोलते हैं वो इंटीग्रल एकेडमी है, मतलब वो सभी जबानों के लिए है, उर्दू के लिए खास नहीं है। और वो एक मैगजीन शिराजा, मतलब कई 50-60 सालों से शिराजा निकल रहा है। नहीं, वो अलग सी चीज है। हाँ, चूंकि आप जैसे मैं बिहार के उर्दू एकेडमी नहीं है वहाँ, तो डायरेक्टरेट है बिहार में, राजभाषा है, वहाँ उर्दू भी और हिंदी का भी काम होता है। उसी तरीके से सेंटर में दिल्ली में देखें उर्दू एकेडमी के नाम पर वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। हालांकि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो है वाहिद ऐसी रियासत है जहाँ पे उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज है। जी जी जी, मगर उर्दू एकेडमी नहीं है। ये तो वहां के सबसे बड़ा फेलियर है। जी जी। हम कई लोगों ने कोशिश की मगर ये हुआ नहीं। वहां सिर्फ कल्चर, न सिर्फ अदब की लैंग्वेज ये एकेडमी है, बल्कि उसके साथ म्यूजिक भी है, आर्ट भी है। तो ये एकेडमी एक ही इंटीग्रल है, तो इसके लिए काफी काम की जरूरत है। शायद ये भी है कि वहाँ के जो राइटर्स हैं, ज़्यादातर मैंने ये देखा, मैंने कहीं लिखा भी है, क्योंकि मैंने उर्दू के जो कश्मीर के जो राइटर्स हैं उन पे काफ़ी काम किया है। मैंने ये भी लिखा है कि हमारे यहाँ राइटर्स जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, पुराने ज़माने में जो राइटर्स थे जैसे रामानंद सागर था, वेद राही था, वो सबके सब फिल्मों में चले गए और वहाँ हिंदी में लिखने लगे, या फिर डोगरी के हो गए। या इसी तरह से जो हमारे कश्मीरी मुस्लिम राइटर्स हैं वो उर्दू में तो शुरू करते हैं, अच्छे लिखते हैं। मतलब रफीक राज साहब तो बहुत शबखून में छपते थे, मगर प्रॉब्लम क्या हो कि उनके साथ ये ऐसा हो कि उनकी जो एक्सप्रेशन है वो कश्मीरी में ज्यादा बेटर रहता, तो वो धीरे धीरे कश्मीरी की तरफ चले जाते हैं और उर्दू को भूल जाते हैं। और ये उर्दू का सबसे बड़ा अलमिया रहा है कश्मीर में, वरना कश्मीर से बहुत सारे उर्दू के अदीब निकलते। सिर्फ एक हामदी कश्मीरी हैं जो वर्ल्ड रिनाउंड है, जिसको हम आलमी सतह पे कहेंगे कि तनकीद में इक्तिशाफी तनकीद उन्होंने शुरुआत की। बाकी कोई ऐसा अफसाना निगार या जो शायर है वो ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को नहीं मनवा सका। हमारे नाजरीन को चलते चलते आप अपनी जानिब से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम तो खैर यही है, पैगाम तो खैर मैं क्या दूं, मगर यही है कि उर्दू की अगर उर्दू से हमें मोहब्बत है तो हमें उर्दू में जितनी कोशिश करनी चाहिए कि ये फले फूले, और इसके लिए जितना भी हमारे से हो सके वो हम कर ले, और इसके लिए ये न सोचे कि हमें इसमें कोई नफा है या नहीं। दीपक पुतकी साहब, हम अपने स्टूडियो में आपका खैर मकदम हमने कर लिया, इस्तकबाल भी कर लिया। अब हम ममनून और मुतशक्किर हैं आपके कि हमें आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आइंदा भी हमें अपना कीमती वक्त देते रहेंगे। हमारे नाजरीन को अपने कीमती मशवरों से, राय से नवाजते रहेंगे। नाजरीन, हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं? आप अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम इसी तरह खूबसूरत वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते रहें। इसी के साथ